कुछ चीजों को समय आने पर ही रिवील करना चाहिए। अपने पत्ते हैं वो समय आने पर खोलिए, क्योंकि कहा गया है बंद मुट्ठी लाख की और जो खुल गई तो खाक की। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग हीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इंसेक्ट अपनों ने स्टार्ट कर दिए थे और लास्ट जो इंसेक्ट था अपना वो अपनों ने किया था एफिड, वोइला, मस्टर्ड एंड फेनुग्रीक एफिड को अपनों ने फिनिश कर दिया था लास्ट लेक्चर वीडियो में। आज का जो अपना लेक्चर वीडियो है वो बेस्ड है, वो फोकस्ड है टर्माइट पर, दीमक पर। क्या करने वाले हैं आज हम? सफाया करेंगे दीमक का, टर्माइट का। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर अपने क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओडोंटोटर्मिस, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस। ओडोंटोटर्मिस ओबेसस इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करते हैं हमने कौन से ऑर्डर से या कौन से गण से बिलोंग करता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होने वाला है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा ऑर्डर में इसको जगह मिली है, दीमक को, टर्माइट को। और फैमिली की बात करें, इसके कुल की, इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली होगी टर्माइटिडी। टर्माइटिडी इसकी फैमिली। तो साइंटिफिक नेम ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, इसका ऑर्डर या गण हो जाएगा हेमिप्टेरा और इसकी फैमिली जो है वो है टर्माइटिडी। टर्माइटिडी फैमिली में इसको जगह मिली। इसका जो कॉमन नेम है जिसके लिए जाना जाता है ये इंसेक्ट, ये कीट, इसको कहते हैं एग लेइंग मशीन। इसको एक तमगा मिला है, एक रिवॉर्ड मिला हुआ है, किस नाम से? एग लेइंग मशीन। ये है एग लेइंग मशीन। क्यों बोला गया? अंडे देने वाली मशीन है ये। बहुत अधिक मात्रा में अंडे दिए जाते हैं। ये हर तीसरे सेकंड में एक अंडा देती है। तो पर डे का अगर अपने एवरेज निकालें, औसतन निकालें तो बनता है 30,000 एग पर डे। एक दिन में तकरीबन 30,000 अंडे दे सकती है जब इसका प्रेगनेंसी पीरियड आता है। तो 30,000 अंडे पर डे के हिसाब से अगर अपने साल का निकालें तो सालाना अंडे कितने हो गए? ये बिलियन तक पहुंच गए हैं, करोड़ों तक। तो 30,000 पर डे ये अंडे दे सकती है, इसलिए इसको एग लेइंग मशीन या अंडे देने वाली मशीन बोला गया है। और कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका? व्हाइट एंट, सफेद चींटी। इसको व्हाइट एंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सफेद चींटियां भी कहलाती हैं क्योंकि दिखने में इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो दिखने में ये चींटियों की तरह ही दिखाई देती है, बस कलर थोड़ा व्हाइट होता है। तो व्हाइट एंड सफेद चींटियां भी बोला गया है। अब अपने बात करेंगे कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये हर उस फसल को नुकसान पहुंचाता है जिसमें कूट कूट कर सेलुलोज भरा होता है। और सेलुलोज तो प्लांट के अंदर होता ही है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो हर प्लांट को ये डैमेज कोज कर सकता है, हर एक फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। वो उस खेत पर डिपेंड करेगा जहां पर इनकी कॉलोनी बनी होगी। और ये कॉलोनी कहां बनाते हैं? सूखी जगह पर, हार्ड सरफेस पर, ऐसी मिट्टी में अपनी कॉलोनी तैयार करते हैं जो सख्त है काफी, जो हार्ड है और उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। सूखी जगह पर वो अपनी कॉलोनी तैयार करते हैं। इसको टर्मिट एरिया बोलते हैं, इनकी कॉलोनी को टर्मिट एरिया बोलते हैं। तो अपने बोलेंगे हर फसल को नुकसान पहुंचा सकता है और हर उस मटेरियल को
जिसके अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज जहां पर मिलेगा ये उसको खाकर खत्म कर देगी। तो इनको क्या चाहिए? सेलुलोज चाहिए इनको। और सेलुलोज आपको पता है एक प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसमें मेजर कंपोनेंट होता ही है, सेलुलोज ही होता है। तो वो प्लांट को खत्म कर देगी, हर एक प्लांट को। और जो अपने वुडन मटेरियल होते हैं, लकड़ी से बने हुई जो चीजें हैं, हर उस लकड़ी वाली चीजों को खत्म कर देगी जो अपने घरों में, जैसे अपने फर्नीचर हो गए, गेट हो गए, खिड़कियां हो गई, इन सबको जो लकड़ी से बने, और लकड़ी के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता ही है। तो सेलुलोज से बनी हर एक चीज को खा जाती है। और ये पॉलीफेगस है, हर चीज को खाती है, इसमें सेलुलोज है। तो अपने क्या बोलेंगे? ये है पॉलीफेगस। ये पॉलीफेगस कीट है, पॉलीफेगस इंसेक्ट है, सर्वभक्षी। क्या बोलेंगे? सर्वभक्षी कीट है, सब कुछ खा सकते हैं, इसमें सेलुलोज है। तो ये इसकी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया जो अपने देखा। तो पहली बात, कहां मिलेगी इनकी कॉलोनी? ये कॉलोनी या बिल वहां तैयार करते हैं जहां पर क्या हो? ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कम हो। सूखी जगहों पर, सख्त जो जगह होती है वहां बनाते हैं। जहां ज्यादा पानी लगता है जिन खेतों में, वहां पर टर्माइट का प्रकोप, इनका डैमेज कम देखने को मिलता है। तो सूखी जगहों पर प्रकोप ज्यादा होता है, हर उस चीज को खाकर खत्म कर देती है जिसमें सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज इनका क्या है? फेवरेट फूड हो गया या फेवरेट कंटेंट हो गया जिसको ये खाते हैं। तो ये पॉलीफेगस या सर्वभक्षी कीट हैं। और एग लेइंग मशीन बोला गया क्योंकि 30,000 पर डे के हिसाब से ये अंडे दे सकती है। अब इनकी कॉलोनी की बात कर लेते हैं। कॉलोनी, इनकी कॉलोनी को क्या बोलेंगे? कॉलोनी को क्या बोलेंगे? टर्मिटेरिया। तो क्या बोलेंगे? टर्मिटेरिया। और शुद्ध हिंदी में बात करें तो निवय बोल देते हैं। कॉलोनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? निवय। तो इनकी निवय क्या होगी? टर्मिटेरिया। टर्मिटेरिया कॉलोनी को बोलेंगे टर्मिटेरिया। अब इस कॉलोनी के अंदर दो तरह की क्या मिलती है अपने को? कास्ट देखने को मिलती है, दो तरह की जातियां। मैं स्पीसीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कास्ट की, जाति की। तो इस टर्मिटेरिया में दो तरह की कास्ट दिखाई देती है। एक तो है रिप्रोडक्टिव, या जननिक, जो कॉलोनी की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव होगी। दूसरी कौन सी होगी? बंध्य या स्टेराइल। स्टेराइल या बंध्य जाति। तो दो तरह की जातियां, दो तरह की कास्ट देखने को मिलती है। एक तो है जननिक या रिप्रोडक्टिव, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जनन में पार्टिसिपेट करेगी और कॉलोनी की संख्या को बढ़ाएगी। और स्टेराइल जो दूसरी है बंध्य। अगर अपने स्टेराइल की बात करें तो इसमें फिर से दो कास्ट आई है, दो मेंबर आते हैं। तो स्टेराइल या बंधे के अंदर एक तो आएगा श्रमिक जिसको वर्कर बोला गया, और दूसरा होता है सोल्जर या सैनिक। तो पहला अपना क्या होगा इसके अंदर? वर्कर या श्रमिक, और दूसरा सोल्जर हो जाएगा। क्या बोल देंगे? सोल्जर या सैनिक। और वर्कर है तो श्रमिक बोल देंगे। तो स्टेराइल या बंध्य जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो उसमें दो कास्ट आएगी या दो मेंबर आते हैं, दो सदस्य। एक तो श्रमिक है, दूसरा सैनिक होता है। इसमें क्या होंगे? फिर से दो मेंबर आएंगे। एक होगा किंग, राजा, और एक होगा क्वीन, रानी। किंग और क्वीन आते हैं इसमें। राजा और रानी में बड़ा कौन होता है? क्वीन। साइज में क्वीन है, रानी है वो बड़ी दिखाई देती है। अब इस रिप्रोडक्टिव जेनेटिक कास्ट के अंदर भी राजा और रानी जो आते हैं वो भी क्या हो सकते हैं? तीन तरह के हो सकते हैं। इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है।
इसमें चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, उसमें भी 3 तरह की वैरायटी, 3 तरह के वेरिएशन देखने को मिलता है। तो पहला क्या होगा, इसमें विंग लेस हो सकता है और दूसरा विंग्ड भी हो सकता है। इसमें पंख भी पाए जा सकते हैं और पंख नहीं भी मिलते हैं। तो ये 3 तरह से हो सकती है पंखों के आधार पर। एक तो होता है एप्टेरस, पहला कौन सा है, एप्टेरस। एप्टेरस का मतलब इसमें पंख पाए नहीं जाते। दूसरे होंगे माइक्रोप्टेरस, माइक्रोप्टेरस। माइक्रोप्टेरस में क्या होंगे, पंख मिलेंगे लेकिन छोटे पंख मिलेंगे, तो लघु पंख वाली जातियां होंगी। और तीसरी जाति कौन सी, मैं जाति की बात कर रहा हूं, प्रजाति की बात नहीं कर रहा। तीसरी कौन सी, मैक्रोप्टेरस। इसमें सबसे बड़े पंख पाए जाते हैं। तो ये दीर्घ पंखी जाति हो गई, ये लघु पंखी जाति हो गई, और ये इसमें पंख पाए नहीं जाते। एप्टेरस, माइक्रोप्टेरस और मैक्रोप्टेरस। तो ये राजा और रानी इन तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। या तो इनमें पंख नहीं मिलेंगे तो हो सकता है छोटे मिले, और हो सकता है बड़े पंख वाले मिले। तो राजा और रानी क्या होते हैं, रॉयल मेंबर होते हैं, शाही सदस्य होते हैं। और ये इनका काम होता है अपने कॉलोनी की संख्या को बढ़ाना, कॉलोनी के जो मेंबर है उनकी संख्या में इजाफा करना या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। बाकी जो वर्कर हैं, वर्कर का कार्य क्या होगा, 80% वर्कर क्या कार्य करते हैं, 80% मेंबर क्या होते हैं। अगर आपने देखें कि कॉलोनी या टर्मिट एरिया की बात करें तो दीमक की कॉलोनी में 80%, 80% सदस्य कौन से होंगे, श्रमिक या वर्कर दिखाई देते हैं। और 80% जो श्रमिक है वो क्या कार्य करते हैं, वो बाकी सदस्यों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं या कॉलोनी तैयार करते हैं, ठीक है। और सोल्जर क्या काम करेंगे, नाम से पता लग रहा है, ये कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं, रक्षा करते हैं, आक्रमण करते हैं। अगर दूसरे प्रजाति के या दूसरे किसी दूसरा इंसेक्ट इनकी कॉलोनी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो सोल्जर उसकी सुरक्षा करते हैं। और ये दोनों जो सदस्य हैं, वर्कर और सोल्जर हैं, वो राजा और रानी की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं, शाही सदस्य होते हैं। राजा और रानी क्या है, शाही सदस्य हैं। तो इनकी जो सर्विस देने का काम कौन करेंगे, वर्कर और सोल्जर इनकी सेवा करते हैं। इनके लिए वो कॉलोनी तैयार करेंगे, सुरक्षा देंगे, भोजन इकट्ठा करेंगे। राजा और रानी हैं, उनमें भी जो डोमिनेंट कौन होता है, रानी होती है। रानी बड़ी होती है और वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद कॉलोनी में जो मेंबर है उनकी संख्या को बढ़ावा देती है, बढ़ा देती है। दूसरी बात, इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि राजा रानी में बड़ा कौन होता है, रानी होती है। उसी तरह से श्रमिक के जो माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग जिसको बोलते हैं, इनके जो मुखांग होंगे, मुख के अंदर जो भाग, जैसे आपने मुखांग की बात करें तो क्या आता है, जीभ और जबड़े आते हैं। तो उसी तरह से श्रमिक और सैनिक के जो मुखांग होते हैं उनमें भी फर्क देखने को मिलता है। अगर सैनिक है तो उनमें एडवांस्ड टाइप के क्या मिलेंगे, माउथ पार्ट्स दिखाई देते हैं, आधुनिक प्रकार के एडवांस्ड टाइप के क्या मिलेंगे, सोल्जर के पास मुखांग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको अटैक करना होता है, डिफेंस करना होता है। और अगर अपने वर्कर की बात करें तो सबसे मजबूत मुखांग मिलते हैं, क्योंकि इनको कॉलोनी तैयार करनी पड़ती, चीजों को कुतरना पड़ता है। तो कॉलोनी तैयार करने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, मजबूत जबड़े होने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट्स। और यहाँ सोल्जर की बात करें तो एडवांस्ड माउथ पार्ट्स, दोनों में फर्क है। चलिए अब बात करते हैं अपने लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की। अपने बात करने वाले हैं जीवन चक्र की। देखिए मेंबर की अपन ने बात कर ली, अब उन्हीं का अपने को क्या देखना है कि किस तरह से वो पूरी कॉलोनी में सरवाइव करते हैं, अपना जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा करते हैं। तो पहली बात क्या होगी, इसमें अपूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या मिलता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब हुआ अपूर्ण कायांतरण, और इसके अंदर प्यूपा स्टेज नहीं बनती है।
जब इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी प्यूपा स्टेज नहीं आएगी, इसलिए ये कैसा है, अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे राजा रानी की, जो कि रॉयल मेंबर हैं, शाही सदस्य या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट है। थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं इनका। तो जो रानी है वो साइज में बड़ी होती है। तो ये अगर अपने मेल की बात करें या किंग की बात कर लेते हैं, देखिए पंख होते हैं पहले, उसके बाद पंख है वो ड्रॉप ऑफ कर दिए जाते हैं और पंख है वो झड़ जाते हैं। पंख झड़ने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये किंग है। और अगर अपने क्वीन की बात करें तो क्वीन है वो साइज में, क्वीन जो है वो साइज में किससे बड़ी दिखाई देगी, किंग से। ये है क्वीन, ये राजा और ये रानी। तो क्वीन थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी साइज के अंदर कंपैरेटिवली किसके, किंग के। ये हो गई रिप्रोडक्टिव कास्ट। ये रिप्रोडक्शन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद अंडे दिए जाते हैं। अंडे हल्के सफेद या हल्के पीले रंग के होते हैं और किडनी शेप्ड होते हैं, वर्गाकार। कुछ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। उसके बाद अंडों से निकलेंगे लार्वा। लार्वा, अंडों से कौन बाहर निकलेंगे, लार्वा बाहर निकलते से लार्वा बाहर निकलेगा तो वो रहता है लगभग 7 डेज का टाइम पीरियड, जिसको अपने इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, उष्मायन काल कितने दिनों का रहेगा, 7 डेज के लगभग रहता है। इन अंडों में से लार्वा है वो 7 दिनों के बाद बाहर निकलते हैं। एक बात और, तो जब किंग और क्वीन अपनी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं तभी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का होगा, ये कॉलोनी से बाहर आकर करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अंडे कहां दिए जाएंगे, तो उसके लिए होता है नेप्चुअल चैम्बर। क्या बोलते हैं उनको, यहां लिख देते हैं। नेप्चुअल चैम्बर या नेप्चुअल कोश बना लिए जाते हैं। कॉलोनी के अंदर एक सेपरेट हिस्सा बना लेते हैं, अलग से एक पोर्शन तैयार कर लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रानी है वो अंडे देगी, क्योंकि अंडे बहुत अधिक मात्रा में दिए जाते हैं तो उनके लिए अलग से चैम्बर बन जाते हैं या बना लेते हैं, उनको बोलते हैं नेप्चुअल चैम्बर। उन्हीं के अंदर अंडे दिए जाएंगे, 7 दिनों के बाद इनमें से लार्वा बाहर निकलेगा। अब अपने को पता है, अभी मैंने कॉलोनी के बारे में आपको बताया था, कॉलोनी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो इससे 3 तरह के मेंबर फिर से तैयार होंगे। तो लार्वा है उसके 3 फ्यूचर हो सकते हैं, या तो वो क्या बनेगा, रिप्रोडक्टिव कास्ट बनेगी, या उससे क्या होगा, उससे वर्कर बन सकते हैं, या उसका फ्यूचर क्या होगा, सोल्जर होगा। तो यहां पर अगर अपने बात करें किसकी, रिप्रोडक्टिव कास्ट की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट बन सकती है या रॉयल मेंबर बन सकते हैं। इसका फ्यूचर, ये लार्वा है वो एनवायरमेंटल या फिर जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उस पर बेस्ड होता है कि लार्वा का फ्यूचर क्या होगा। तो हो सकता है वो रिप्रोडक्टिव कास्ट में तब्दील हो जाए, हो सकता है कुछ लार्वा है वो किस में चले जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, वो तैयार कर लेंगे अपने
वर्कर क्या बना सकते हैं, इनका फ्यूचर वर्कर भी हो सकता है। और जब वर्कर बनेंगे तो इनके माउथ पार्ट्स हैं वो अलग दिखाई देंगे, थोड़े डिफर दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके माउथ पार्ट्स हैं, मुखांग है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद तीसरा इसका फ्यूचर क्या हो सकता है कि लार्वा किसमें तब्दील हो जाए, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो बन सकता है सैनिक, सोल्जर। अगर वो सोल्जर बन गया तो उसकी जो माउथ पार्ट है वो एडवांस्ड होते हैं, सर्वाधिक विकसित प्रकार के, क्योंकि उनको करना होता है डिफेंस। तो ये हो गए अपने सोल्जर, सैनिक। तो तीन इसके क्या हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या काम करेंगे, ये वर्कर है तो कॉलोनी तैयार करेगा, या कह सकते हैं ये पोषण इकट्ठा करेगा सभी सदस्यों के लिए। और अगर सोल्जर बन गया, लार्वा डेवलप हो गया किसमें, सोल्जर में, तो वो डिफेंस करेगा, कॉलोनी के हर एक मेंबर की सुरक्षा करेगा। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट फिर से क्या हो सकता है, उसके दो फ्यूचर हो सकते हैं, राजा और रानी। और वो उसमें पंख निकलेंगे पहले, फिर वो पंख है वो ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, और उसके बाद वो दोबारा क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये वर्कर और सोल्जर पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से अडल्ट हो जाते हैं, तो उसको टाइम लगता है 6 महीने का। इनको कितना टाइम लगता है, 6 मंथ्स का। इनको पूरी तरह से डेवलप होने में 6 महीने का समय लगता है। जबकि जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है, क्योंकि राजा रानी को तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। और 1 साल में, जब 1 साल लगेगा इनको, उसके बाद ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब 1 साल में केवल एक ही पीढ़ी तैयार होती है, 1 जनरेशन इन 1 ईयर। तो ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। चलिए अब पढ़ने वाले हैं कंट्रोल, किस तरह से अपने कंट्रोल करें टर्माइट को, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एगलिंग मशीन है, तो एक साथ काफी अंडे दे दी जाते हैं, कॉलोनी है वो सूखी जगहों पर बनाते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने कंट्रोल पढ़ेंगे, नियंत्रण कैसे करें। तो जो शस्य नियंत्रण होता है, या जिसको कल्चरल मेथड बोलते हैं, उसमें अपने नॉर्मल एक चीज कर सकते हैं कि हरी खाद और गोबर की खाद, जो ग्रीन मैन्योर है, हरी खाद जो अपने पेड़ पौधों से तैयार करते हैं, उसके जो रेजिड्यूज हैं प्लांट के, जैसे कुछ तने बच गए, कुछ सड़ी गली पत्तियां, उनसे जो ग्रीन मैन्योर तैयार होती है, वो अपने को काम में नहीं लेनी। दूसरा क्या है, गोबर की खाद, डंग मैन्योर भी अपने काम में नहीं लेंगे। गोबर की खाद और हरी खाद अपने काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर होता है सेलुलोज, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेलुलोज इसको अट्रैक्ट करती है। सेलुलोज अपने काम में ले लिया तो प्रकोप ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपने को डंग मैन्योर और ग्रीन मैन्योर, हरी खाद काम में नहीं लेना है। जो इनकी कॉलोनी है टर्मिटेरिया, उसको क्या कर दें, नष्ट कर दें। खेत के अंदर या बगीचे में जहां कहीं भी अपने को घरों में कॉलोनी दिखाई देती है, निवय दिखाई देती है, टर्मिटेरिया दिखाई देती है, इनका बिल दिखाई देता है, उनको नष्ट कर दें। उसके बाद क्लोरपाइरीफॉस काम में ले सकते हैं। क्लोरपाइरीफॉस, ये कंसंट्रेशन लेनी है अपने को 20 EC की। इसकी सांद्रता कितनी लेनी है, क्लोरपाइरीफॉस 20 EC काम में लेना है अपने को। और बुवाई से, किसकी बुवाई, गेहूं जब बोएंगे, अब अपने को गेहूं को बचाना है दीमक से, तो गेहूं की बुआई से 24 घंटे पहले, 24 घंटे पहले अपने को छिड़काव कर देना है क्लोरपाइरीफॉस का।
क्लोरपाइरिफॉस 20 cc के साथ अपने काम में ले सकते हैं मिथाइल पैराथियोन। मिथाइल पैराथियोन ये कितना लेंगे अपने, इसको अपने काम में लेंगे 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से। 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम अपने मिथाइल पैराथियोन का छिड़काव या स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और केमिकल, इसके अलावा एक केमिकल और है जिसका नाम है मैलाथियोन। मैलाथियोन अपने लेंगे 5%, 5% सांद्रता लेंगे किसकी, मैलाथियोन की, और इसको अपने नर्सरी प्लांट के लिए काम में लेंगे जहां पौध लगाई जाती है, और हर पौध के चारों तरफ अपने गड्ढा खोदेंगे, उसमें 5% मैलाथियोन कितना काम में लेंगे अपने 50 ग्राम हर एक गड्ढे में डाल देंगे। 50 ग्राम की दर से अपने काम में लेंगे पर पिट के या फिर हर एक गड्ढे में। तो ये अपना आज टर्माइट का अपनों सफाया कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इंसेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।